तो कल रात जब कॉलोनी हाउस में दरिंदे घुस आए, विक्टर ने जूली की जान बचाई। वो उसे जंगल में ले गया और उसे उस खास पेड़ के अंदर भेज दिया जो इंसानों को टेलीपोर्ट करता है। जूली उसी शेड में पहुंच गई। खुशकिस्मती से अगली सुबह वो घर आ चुकी थी। उसके माता पिता बहुत परेशान थे। जूली समझ नहीं पा रही थी कि कैसे वो जंगल में थी और अगले ही पल वो शेड में पहुंच गई। विक्टर ने जूली को अपनी ड्राइंग बुक भी दी थी, मगर जो भी हो विक्टर ने जूली की जान बचाई। टेबेथा और जिम इस बात से खुश थे, मगर जूली घबरा गई थी। वो रोने लग जाती है। अपनी माँ से पूछती है कि आखिर हमारे साथ ये क्या हो रहा है। टेबेथा उसे हौसला देती है। तभी जेड बेवकूफों की तरह अंदर आया और जूली से पूछता है कि विक्टर कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। जिम उसे बाहर निकालता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हें पता भी है कल रात उस पर कैसे गुजरी। जेड माफी मांगता है कि देखो मुझे कुछ मिला है और मुझे जानना है विक्टर कहाँ है। जिम कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं। पहले तो तुमने मुझे रेडियो के बारे में कहा, हमने तैयारी भी कर ली, तुम्हारे लिए मैं पेड़ पर भी चढ़ा, मगर तुम पागलों की तरह भाग गए। वो रेडियो काम करता है। ये जानकर जेड को हैरानी होती है। जिम आगे बताता है कि वो काम करता है, मगर एंटेना लगाने के लिए हमें कोई ऊंची जगह चाहिए। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर इस पर काम कर सकते हैं। जेड कहता है कि ठीक है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि परेशान जूली बेसमेंट में बैठी है उस गड्ढे के पास, क्योंकि टेबेथा को जानना था कि आखिर ये वायर्स कहाँ से आए। टेबेथा अपनी बेटी जूली के पास बैठ जाती है और उसे कहती है कि मैं जिम से बहुत प्यार करती हूँ। एक दिन हम दोनों कमरे में थे। छोटे थॉमस को बस कुछ सेकंड्स के लिए मैंने टेबल पर रखा, मुझे कुछ लेना था। ठीक उसी समय एक कॉल आई। जिम कॉल पिक करने गया। देखते ही देखते थॉमस टेबल से नीचे गिर गया। उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। तो जब भी मैं जिम को देखती हूँ मुझे वही दिन याद आ जाता है। इसीलिए मैं उससे अलग होना चाहती थी, क्योंकि मैं इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। वहाँ जेड और जिम डोना के पास जाते हैं उससे इजाजत मांगने कि वो कॉलोनी हाउस की छत पर एंटेना लगाए। खैर डोना इसकी इजाजत दे देती है, बल्कि वो अपने लोगों से कहती है कि हमें इन दोनों की मदद करनी होगी, क्योंकि इनके पास इस नरक से निकलने का एक प्लान है। कल रात वाले हादसे में एलिस का पैर जख्मी हो गया था, इसलिए वो हॉस्पिटल में पड़ा था। क्रिस्टी और कैनी भी एक दूसरे के करीब आ रहे थे। जब बॉयड सेरा को उस केबिन में ले गया था तो एक आखिरी बार वो टाउन में आता है अपना कुछ जरूरी सामान लेने, और खासकर वो अपने बेटे एलिस से बात करना चाहता था ताकि वो उससे माफी मांगे कि उसकी गलती की वजह से एबी मारी गई। अपने दिल का बोझ हल्का करने के बाद बॉयड वहां से चला गया, मगर फातिमा एलिस से कहती है कि देखो शायद मेरी ये बात तुम्हें बुरी लगे, मगर वो तुम्हारे पिता है, उसने जो भी किया सबकी भलाई के लिए। जरा सोचो अगर बॉयड वो तावीज जंगल से ना लाता तो क्या आज हम दोनों जिंदा होते। माना कि उससे गलती हो गई, फिर भी वो जा रहे हैं और शायद वो लौट के ना आए, तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। खैर बॉयड अपना जरूरी सामान लिए जंगल की तरफ निकल गया। एलिस ने बहुत सोचा, फिर फातिमा की बात मानकर वो अपने पिता से मिला, उससे माफी मांगी। दोनों के बीच जो नफरत थी वो खत्म हो गई, मगर एलिस ने सेहरा को देख लिया। बॉयड अपने बेटे को समझाता है कि तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मगर अभी मैं तुम्हें वो बात नहीं समझा सकता। सेरा की मदद से मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम वापस टाउन में जाओ, सबका ख्याल रखो और इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। खैर एलिस अपने पिता की बात मानकर वापस चला जाता है और बॉयड सेरा को लिए कोच पर निकल गया। हमें टेबेथा का एक बुरा सपना दिखाया जाता है जब वो उस गड्ढे में थी। खैर वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी, मगर सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि अब हम जानते हैं कि इनके बेटे के साथ क्या हुआ था। इसलिए टेबेथा को फोन रिंग सुनाई दी और बच्चे रोने की आवाज भी। टेबेथा सच्चाई से भटक चुकी थी। वो जिम को आवाजें लगा रही थी और फिर अचानक वो नींद से जागती है। बाद में वो ईथन और जूली विक्टर के उन ड्राइंग्स को देख रहे थे, क्योंकि जब विक्टर ने जूली को उस पेड़ से अंदर भेज दिया उसके बाद विक्टर का कोई अता पता नहीं, तो इन्हें लगा कि शायद इससे वो विक्टर को ढूंढ सके। विक्टर की ड्राइंग्स इन्हें समझ नहीं आती। ईथन कहता है कि ड्राइंग्स असल में कहानी है, बस इसे सही हिसाब के साथ रखना होगा। उन ड्राइंग्स में कुछ ब्रूटल भी थे और टेबेथा नहीं चाहती थी ईथन ये सब देखे और उसके दिमाग पे बुरा असर हो, इसलिए वो उन ड्राइंग्स को रख देती है और उसका मन बहलाने के लिए कहती है कि चलो एक खेल खेलते हैं।
खेल कुछ ऐसा होगा कि हम में से हर कोई अपनी ख्वाहिश बताएगा कि घर जाके वो पहला काम क्या करेंगे। टेबेथा कहती है कि मैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाकर सब कुछ ऑर्डर करूंगी। जूली कहती है कि मैं अपने दोस्तों को कॉल करूंगी। मगर ईथन कहता है कि मैं चाहता हूँ हम बस खुश रहे। घर पर हम सब कभी ऐसे नहीं रहते थे। मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। कॉलोनी हाउस वाले अब कम्युनिटी वालों के साथ रह रहे थे। डोना ने उन्हें काम भी दिया था, टावर बनाने का काम। तो पूरा दिन वो उसी में लगे रहते। हालांकि उनमें से कुछ को ये काम करना पसंद नहीं था। इसलिए नहीं कि ये मुश्किल था या वो काम नहीं करना चाहते थे, मगर इसलिए क्योंकि ये एक झूठी उम्मीद थी। भला एक रेडियो सिग्नल की मदद से ये कैसे यहाँ से निकल सकते हैं। ये एक नाकाम आइडिया था, मगर फिर भी मजबूरन इन लोगों को हल्की सी उम्मीद नजर आ रही थी। खैर, डोना के लोगों में एरिक नामी एक लड़का भी था जो उदास रहने लगा था। और अगली सुबह जब सभी जागते हैं तो पता चलता है कि एरिक ने अपनी जान ले ली है। इस बात से डोना बहुत दुखी हो जाती है। जेड और जिम रेडियो वाले आइडिया पर एक साथ काम कर रहे थे। कॉलोनी हाउस की छत पर एक टावर बनाया जा रहा था। बैटरीज उन्हें मिल चुकी थी, मगर जेड अब भी खुश नहीं था। वो कहता है कि ये बैटरी ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली। हमें कोई ऐसा पावर सोर्स चाहिए जो कई महीनों तक चले। जिम कहता है कि कोई बात नहीं, अगर बैटरीज खत्म हो जाए तो हम गाड़ियों में दोबारा इसे चार्ज कर सकते हैं। मगर जेड कहता है कि आखिर कब तक, ऐसे तो सारा फ्यूल भी खत्म हो जाएगा। यहाँ जेड की हिम्मत जवाब देने लगी। वो इस आइडिया से पीछे हटने पर मजबूर हो गया और एक बार फिर से जिम अकेला था। खैर, बाकी सब तो उसकी मदद कर रहे थे। केनी जब और लकड़ियों की मांग करता है तो डोना गुस्से में फ्लोर को ही तोड़ने लग गई, क्योंकि वो एरिक की मौत पर बहुत दुखी थी और उसे रेडियो वाले आइडिया पर कोई भरोसा भी नहीं था, बल्कि किसी को नहीं था। क्योंकि जब इन्हें ये पता चलेगा कि ये लोग सिग्नल भी नहीं भेज सकते, इनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी और शायद इनमें से बहुत पागल भी हो जाए। केनी हार नहीं मानता। बॉयड ने जाने से पहले केनी को ही शेर बना दिया था। वो डोना को समझाने की कोशिश तो बहुत करता है, मगर डोना एक सरदर्द है जिसे कोई बात समझाना बहुत मुश्किल होता है। जेड फिर से निराश होकर घर चला गया, मतलब कि एली के यहाँ। वो बहुत कंप्लेंट्स कर रहा था, जिस पर एली को भी गुस्सा आता है। कहती है कि तुम बस हर समय शिकायत करते रहते हो, तुम्हें बिजली चाहिए। वो लाइट को ऑन ऑफ करती है, कहती है कि ये है बिजली। तो जेड कहता है कि हम किसी प्लग से बिजली नहीं ले सकते। मगर कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जो कि किसी बच्चे को भी आ सकता था, पर पता नहीं इन लोगों को इतना समय क्यों लगा। जेड आगे क्या करने वाला है ये पता चल जाएगा। अब जाते हैं जंगल में, जहां बॉयड सेरा को लिए एक लंबे सफर पर निकला है। चलते चलते ये लोग उसी गुफा में पहुंच जाते हैं जहां कुछ समय पहले बॉयड को पत्थर के वो ताबीज मिले थे। सेरा पूछती है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। बॉयड तो पहले से ही काफी गुस्सा था। कहता है क्योंकि आज तक मैं यहाँ से आगे नहीं गया। अंधेरा होने में बस 2 घंटे है और मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ रात बिताएं। सेरा कहती है कि मेरे हैंडकफ्स खोल दो, मुझे बाथरूम भी जाना है। आखिर मैं भागने की कोशिश क्यों करूंगी। बॉयड कहता है कि इसीलिए मैंने ये प्रण की तरफ लगाए हैं, मैं ये नहीं खोलने वाला। खैर, चलते चलते बॉयड कुछ पेड़ पर निशान बना रहा था ताकि ये कहीं खो ना जाए। सेरा कहती है कि क्या हो अगर चलते चलते हम उसी टाउन में पहुंच जाए, क्या पता हम लूप में चल रहे हो। तो बॉयड कहता है कि मुझे नहीं पता, हमें कोशिश करनी होगी। बॉयड पूछता है कि उस आवाज ने तुमसे यही कहा ना कि उस छोटे बच्चे को मार डालो और हम सभी घर चले जाएंगे। बताओ उस आवाज ने तुम्हें और क्या क्या कहा है। सेरा कहती है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, जो भी किया मजबूरी में किया। सेरा कहती है कि तुम कभी भी इस बात को समझ नहीं पाओगे। बॉयड कहता है कि कोशिश तो करो। सेरा कहती है कि उस आवाज ने मुझे कहा कि नए लोग आने वाले हैं, और वही हुआ। उस आवाज ने कहा कि अगर मैंने वो काम नहीं किया तो मेरा भाई मारा जाएगा, और ये भी हुआ। इसके बाद वो रोने लगी और बॉयड से कहती है कि आखिर तुम मुझे उस बॉक्स में क्यों नहीं डालते, जिस पर बॉयड भी थोड़ा भावुक हो जाता है। कहता है कि मैंने अच्छे लोगों को बुरे काम करते देखा है। इसी के साथ वो सेरा के हैंडकफ खोल देता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है जब ये लोग और आगे तक जाते हैं। सेरा कहती है कि नेतन के पास एक थ्योरी थी इस जगह के बारे में। अगर हम यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे तो ये हमें यहाँ रहने पर और मजबूर कर सकती है, जैसे कि ये हमें धकेल रही हो। फिर इन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। कुछ आगे जाने पर ये देखते हैं कि एक पेड़ से ढेर सारे बॉटल्स लटक रहे हैं।
जिसमें चिट्ठियां थी। बॉयड उनमें से एक लेना चाहता था। जैसे ही वो एक बोतल को नीचे लाने की कोशिश करता है, सेरा को कुछ होने लगा, वो वहीं बेहोश हो गई। सीन यही कट और रात को दिखाया जाता है कि बॉयड ने टेंट लगाया है जिसमें उसने तावीज भी रखा है ताकि वो राक्षसी ने नुकसान ना पहुंचा सके। सेरा को होश आता है। बॉयड उसे सारी बात बता देता है कि उसे कुछ हो गया था, इसीलिए हमें रुकना पड़ा। बॉयड ने एक बोतल से वो पर्ची भी ले ली थी। उसमें सिर्फ एक नंबर लिखा था, 1864। शायद ये कोई साल हो सकता है या फिर कुछ और, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा था। सेरा कहती है कि मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। बॉयड पूछता है कि क्यों, तो सेरा जवाब देती है कि इस बार मैंने जो आवाज सुनी थी वो अलग थी, इस बार एक औरत की आवाज थी। बॉयड पूछता है कि उसने क्या कहा। सेरा बताना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि उस बात का कोई मतलब नहीं निकलता। बॉयड फिर भी पूछता है, जिस पर सेरा कहती है कि उस आवाज ने कहा कि मिस्टर पिशन लव से कहो कि मैं गलत थी। वो औरत चिल्ला रही थी, कह रही थी कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ कुछ ऐसा है जो उन राक्षसों से भी खतरनाक है। बॉयड जब ये बात सुनता है उसे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि मिलिट्री में बॉयड को ही पेशन लव्स कहते थे और वो एबी थी, जिसे ये लग रहा था कि हम किसी बुरे सपने में हैं और अगर हम सपने में मर गए तो असली दुनिया में हमारी आंख खुल जाएगी। तो अभी सेरा जिस औरत की बात कर रही है, शायद वो एबी थी जो कह रही थी कि मैं गलत थी, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को मार डाला था। ये बात सिर्फ बॉयड को ही पता थी, सेरा को कोई अंदाजा नहीं था। अब कम से कम बॉयड को विश्वास तो हो गया। अब इससे पहले कि बॉयड इस बारे में कुछ कह पाए, पहले तो उन्हें बड़ी अजीब आवाजें आसपास सुनाई दी और इसके बाद उन्हें टेंट के साथ ही उठा लिया जाता है और अपनी जगह से कहीं दूर लाया जाता है। जो भी चीज इन्हें ले आई थी वो वहां से चली गई और इनके टेंट पर एक तेज रोशनी पड़ती है। यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड। ये कहानी कंटिन्यू है।